अगर आप घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने एक बहुत ही ज़रूरी सॉफ्टवेयर क्विकबुक्स के बारे में पूरा कंप्लीट बताया है। क्विकबुक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। आप एक एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप किसी एमएनसी में काम कर सकते हैं और आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्विकबुक्स के बेसिक के बारे में बताया है, उसके डैशबोर्ड के बारे में बताया है। इसके साथ साथ हमने अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बैंक रिकन्सिलिएशन, वो सारी चीज़ें कवर करी हैं जो भी एक अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए क्विकबुक्स में ज़रूरी हैं। क्विकबुक्स में आप जो 30 डेज का फ्री ट्रायल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उस 30 डेज के फ्री ट्रायल के लिए आपको क्विकबुक्स की प्राइसिंग वाली पेज पे आना है और यहाँ से आप जो है ये प्लस का जो प्लान है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू विद पेरोल और विदाउट पेरोल आप कर सकते हैं। तो हम इसको विदाउट पेरोल करते हैं। यहाँ आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। जो एक प्रॉब्लम आती है उसमें ये आती है कि इसमें जो अब जो है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल मांगने लगा है क्विकबुक्स, तो उसकी वजह से जो अभी काफी इसमें अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको क्विकबुक्स का एक्सेस दे सकते हैं। जो भी 10 हमारे जो हमें सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे उनको हम ये क्विकबुक्स का एक्सेस दे देंगे। तो जो अभी हम देखते हैं कि क्विकबुक का जो डैशबोर्ड है वो किस तरीके से दिखता है। तो क्विकबुक का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे दो तरीके के जो फीचर्स है अवेलेबल होते हैं। एक है कि ये गेट थिंग डन और एक है बिजनेस ओवरव्यू। तो गेट थिंग डन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलते हैं इसमें आपको शॉर्टकट के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो आप ये जो शॉर्टकट का ऑप्शन है इनको यूज करके भी उस किसी पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर जो भी मतलब जो ऑप्शन है उस पर आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऐड प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो आप जो डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड प्रोडक्ट और सर्विस कर सकते हो बजाय कि यहाँ पे जाके जो एक्सपेंस है या फिर आइटम क्रिएट करने की जो विंडो वहाँ जाके ना जाके आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप डैशबोर्ड से भी आइटम क्रिएट कर सकते हो, कस्टमर को मैनेज कर सकते हो, एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हो और इनवॉइस जो है उनको भेज सकते हो, पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो ऐसे जो डैशबोर्ड है इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शन है वो मिले हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे वो बिजनेस ओवरव्यू का है। बिजनेस ओवरव्यू में आपको पूरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एक्सपेंस, उनके बारे में पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाता है देखने के लिए। आपको ऐसे पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से ही पता लगा सकते हो कि सितंबर मंथ में जैसे यहाँ पे आ रहा है डैशबोर्ड में कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से ये आप देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना एक्सपेंस हुआ है। तो ये सारी जो एंट्रीज आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस की, ये हमने ऑलरेडी पहले से हमने कुछ एंट्रीज की हुई है तो उसका ये बैलेंस दिखा रहा है। बैंक अकाउंट के बारे में आप यहाँ से पता लगा सकते हो, सेल्स के बारे में, इनवॉइसेस के बारे में। तो ये है, ये जो डैशबोर्ड है ये बिजनेसेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो बिजनेस में हम जो है रिपोर्ट्स को बहुत जल्दी चाहते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं हमें बहुत जल्दी दिखाई दें, बजाय कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं और फिर वहां से रिपोर्ट निकालें। तो यहीं से हम जो पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमने किस तरीके का हमारा बिजनेस जा रहा है, हमारे बैंक पे कितना बैलेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो होती है जो बैंक की होती है क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए ये इस बात को पता रखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके बैंक में आखिर कितना बैलेंस है। तो यहाँ से जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बैंक्स हैं उसके बारे में जो है क्या बैलेंस है वो सब यहाँ पे मेंशन हुआ है। और ये तो यही मतलब कि जैसे इसमें लिखा हुआ है ओवरव्यू, तो उसी तरीके का ऑप्शन ये। उसके बाद ये नोटिफिकेशन सेटिंग है। नोटिफिकेशन सेटिंग में आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो कि आपको अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है क्विकबुक्स में तो उसका नोटिफिकेशन मिले। जैसे ये ड्यू डेट्स का नोटिफिकेशन ये ऑन है, तो जैसे ही जो ड्यू डेट है वो आएगी आपके इनवॉइस की, तो ये जो है आपको मेल कर देगा ऑटोमेटिकली कि जो इनवॉइस है ये ड्यू हो गया है।
उसी तरीके से ये डिलीट करने का है, अगर कोई एंट्री डिलीट होती है तो आपको जो है ईमेल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में कि आपको अगर जिस चीज़ से रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन चाहिए जब उसमें चेंजेस हो तो आप ये नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाके उसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये सेल्स को लेके चेंजेस हैं कि जो आप सेल्स को लेके अगर कोई अपडेट्स करना चाहते हो, जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है ड्यू ऑन रिसीट वाला चेंज। तो इसमें क्या होता है कि आप जो अपना इनवॉइस है उसकी पेमेंट कब चाहते हो। ड्यू ऑन रिसीट का मतलब है कि जब आपने इनवॉइस जनरेट किया है उसी टाइम ही आप उसकी पेमेंट चाहते हो, तो आप ड्यू ऑन रिसीट जो ऑप्शन है इसको यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर है वो 15 दिन में पे करे तो नेट 15 का ऑप्शन यूज करना है, और अगर आप चाहते हो कि 30 दिन में पे करे तो नेट 30 का, और 60 दिन में पे करे तो नेट 60 का। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप सेल्स इनवॉइस के लिए पहले से आप उनको सेट कर सकते हो। जैसे डिस्काउंट का ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट का ऑप्शन आपको दिखे तो उसके लिए आप ये डिस्काउंट का ऑप्शन ऑन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो पहले से की हुई सेटिंग्स होती हैं इनका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जब आप उस पर्टिकुलर विंडो में जाते हो जिससे रिगार्डिंग आपने चेंजेस किए हैं तो आपको मतलब आप कम समय में अपना जो वो वर्क है उसको कंप्लीट आप कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक्सपेंस से रिलेटेड है, और ये एक्सपेंस से रिलेटेड जो चेंजेस करने हैं वो है यहाँ पे आप जो शो आइटम टेबल ऑन एक्सपेंड एंड परचेज। तो जो आइटम टेबल है वो आप चाहते हो कि नहीं चाहते परचेज फॉर्म में, तो ये उसे तो आइटम टेबल का मतलब होता है जो भी आइटम आप खरीद रहे हो, और जो आइटम आप इसमें तो इसका मतलब ये है कि जो आप आइटम खरीद रहे हो वो आप चाहते हो कि जो एक्सपेंस और जो परचेज फॉर्म है उसमें शो हो कि ना हो। अब हम देखते हैं कि जो क्विक बुक्स की सेटिंग है वो किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे जो ये गियर आइकन दिख रहा है इस पर गियर आइकन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से कंपनी सेटिंग पे जाना है। कंपनी सेटिंग में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किस तरीके की सेटिंग करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे वो चेंजेस करेंगे जो हमें लगता है कि हमारी जो बुक्स है वो मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंपनी की जो सेटिंग है उसमें आप यहाँ पे अपना जो कंपनी का नाम डाल सकते हो और लो डाल सकते हो। सबसे ऊपर यहाँ पे कंपनी नेम लिखा हुआ है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको अपडेट कर सकते हो। अकाउंटिंग पीरियड में इसमें आप दो मेथड आपको मिलते हैं कि एक्यूरल और कैश बेसिस। तो किस तरीके से आप अपनी बुक्स को मैनेज करना चाहते हो। जो एक्यूरल बेसिस होता है उसमें ये होता है कि जैसे ही एक्सपेंस हुआ है और आपको बिल मिला है तो आप उसको एंटर कर देते हैं और आपको एक्सपेंस बुक हो जाता है। वहीं पर ही जो कैश बेसिस होता है उसमें होता यह है कि जब आप कैश पे करेंगे उसी टाइम ही वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप किस तरीके की जो बुक्स मैनेज करना चाहते हो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। इसमें एक ये चीज भी होती है कि इसमें एक ये चीज होती है जो ध्यान रखने वाली होती है, वो ये कि अगर आप जो है किसी कंपनी में आपको बिल मिल रहे हैं और आप मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप एक्यूरल बेसिस करेंगे। लेकिन अगर आप ईयर एंड पे आप सिर्फ जो है टैक्सेशन के पर्पज से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप जो है कैश बेसिस यूज करेंगे, क्योंकि ईयर एंड में होता है कि आपके पास इतने सारे बिल्स अवेलेबल होते नहीं हैं। और जनरली यूएसए में क्या होता है कि वो आपको जो क्लाइंट है वो बैंक स्टेटमेंट दे देता है। तो जब आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देता है तो आपको उसी से आपको एंट्री करनी होती है, तो एक्यूरल बेसिस का कोई मतलब बनता नहीं है। तो उस केस में आप जो है कैश बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग को करेंगे। ये एम्प्लॉयर आईडी होती है, EIN नंबर। तो यूएसए में जो ये एम्प्लॉयर जो आईडी होती है सबको मिली हुई होती है, तो वो आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स फॉर्म है, कैटेगरीज है। तो ये कैटेगरीज में अगर आप जो अपनी कैटेगरी क्लासेस को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं तो आप लोकेशन को भी ऑन कर लेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग के लिए कि क्लास और लोकेशन आप मैनेज करना चाहते हो नहीं चाहते हो। उसके बाद ये कस्टमर लेवल है, ये कस्टमर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको आप उसको कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। जैसे अगर मान लो आप कोई NGO रन कर रहे हो
तो एनजीओ के अकॉर्डिंग आप इसको जो है डोनर कर सकते हो, मेंबर कर सकते हो। तो अगर आप हॉस्पिटल के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप इसे पेशेंट कर सकते हो। तो ये क्विक बुक्स ने बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है कि आप जो है अकॉर्डिंग टू जो भी आपका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कस्टमर लेवल को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है बिल एंड एक्सपेंस में, ये है टैग फील्ड का। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपके एक्सपेंसेस और परचेसेस हैं उसमें जो टैग का जो फील्ड है ये शो हो, तो उसके लिए आप इसको ऑन कर सकते हो। और उसके बाद है ट्रैक एक्सपेंस एंड आइटम बाय कस्टमर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कस्टमर वाइज आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर इस फीचर को आप ऑन करते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इसके बाद जो पेमेंट है, पेमेंट पे जो फीचर हैं यहाँ पे ये दिए, तो पेमेंट में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव पेमेंट अकाउंट विद इंट्यूट, अगर आपका पेमेंट अकाउंट इंट्यूट के साथ है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये पेमेंट में है। टाइम को लेकर फिर उसका ये एडवांस है। एडवांस में कुछ फीचर्स हैं जो हमारे काम के हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर हमें क्या रखना है, और इनकम टैक्स पीरियड क्या है, अकाउंटिंग मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्लोज द बुक क्लोज बुक करनी है कि नहीं करनी। तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है ये चार्ट ऑफ अकाउंट की नंबरिंग को लेके है, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में नंबरिंग होनी बहुत मैंडेटरी है, हमने पहले से ऑन कर रखा है। अगर चार्ट ऑफ अकाउंट में नंबरिंग नहीं है तो किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें नंबरिंग हमारे होनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई पूरी सेटिंग की कंप्लीट, जो भी ऑप्शन हमने किए हैं वो। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, अब हम उसको देखते हैं कि क्या है। चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंटिंग में जाना है, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो पहले चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं ये सब है। एक्सिस बैंक का हमने जैसे किया है, बैड डेट का किया हुआ, तो इस तरीके से हमने पहले से किए हुए हैं। अब हमें एक नया जो है चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किस एक्सपेंस हेड के अंदर अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना चाहते हो। जैसे कि अगर वो कोई बैंक है, जैसे सपोज करो हम कोई नया बैंक खोलते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें कोई एक्सपेंस का बनाना है, जैसे हमें कोई रेंट का अकाउंट बनाना है या फिर कोई सैलरी का बनाना है, तो वो यहाँ एक्सपेंस में जाएगा। तो हम बैंक का क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ बैंक पे चले जाएंगे। बैंक पे जाके यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हम जो यहाँ पे इसको चेकिंग अकाउंट बना लेते हैं। इसका नाम क्या रखना है, जैसे हम इसको कोटक बैंक नाम दे देते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर रखना है, बैंक को क्या अकाउंट नंबर रखना है, तो इसका अकाउंट नंबर सीक्वेंस हम रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 1000 1005 है, तो हम इसको रखते हैं 1015। देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। तो 1015 अवेलेबल है। यहाँ पर ये 1015 जो भी हमने कोटक बैंक का अकाउंट बनाया है वो क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसको क्रिएट करते हैं। जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ये किसी भी अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चार्ट ऑफ अकाउंट से ही हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का किस तरीके का होगा, बैलेंस शीट किस तरीके होगी, वो हमें पता लगता है। तो इसको बहुत केयरफुली और बहुत सही से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट में हमें एक अकाउंट बनाना तो आ गया। अब हम देखेंगे कि सब ग्रुप कैसे बनाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के चार्ट ऑफ अकाउंट में। सब ग्रुप का मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे सपोज ये हमारा जो एक्सिस उमेश करके जो ये बैंक है, इसमें हम चाहते हैं कि एक्सिस में ही हमारे जो है 2-3 टाइप के हमारे बैंक हैं। तो हम उन्हें अलग अलग अकाउंट में क्रिएट करके हम एक्सिस के अंदर ही एक इसका ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और उस अकाउंट को बनाएंगे। तो देखते हैं उस अकाउंट को हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हमको न्यू पे जाना है। न्यू के बाद हमें बैंक में जाना है। बैंक पे जाने के बाद हमें यहाँ पे जो एक्सिस उमेश है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे इसका नाम हम रख लेते हैं ये एक्सिस
ये हो गया, ये शॉपिंग नाम रख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें आप, क्योंकि ये एक सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के लिए अगर आप नंबरिंग सीरीज रख रहे हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आप, एक और जो सब ग्रुप है क्रिएट हो गया है, यहाँ पे इसके अंडर ही ये क्रिएट हो गया। तो आप इसमें भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो बैलेंस आप ये सब ग्रुप में ट्रांसफर करेंगे वो टोटल जो हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें भी शो होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है किसी भी कस्टमर को सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना। तो यहाँ पे जो सेल्स है उसमें सेल्स पे हम जाते हैं। ओवरव्यू में यहाँ आपको पूरा जो भी हमारी सेल्स है उसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितनी सेल्स हुई है, क्या हुई है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, ग्राफ में देख सकते हो कि मोर देन अक्टूबर 2022। तो ये अपने हिसाब से आपको रिपोर्टिंग दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे जो ऑल सेल्स है तो यहाँ पे आपको सारे जो सेल्स के इनवॉइसेस हैं वो दिख जाएंगे कि इनवॉइस ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट इनवॉइस जो जनरेट किए हैं सेल्स के लिए, यहाँ पे ये इनवॉइसेस हैं। और उसके बाद ये कस्टमर की डिटेल है कि कौन कौन से कस्टमर को हमने जो सेल्स का इनवॉइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है किसी जो कस्टमर है उसके लिए इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो प्रोडक्ट एंड सर्विस पे करते हैं कि हमें किस तरीके की हम सर्विस दे रहे हैं, और वो हमें अपने जो सेल्स इनवॉइस है उस पर मैंशन करनी होती है। तो यहाँ पे हम आइटम क्रिएट कर लेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि किस तरीके का आइटम है, इन्वेंट्री कि नॉन इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे सपोज हम बुक कीपिंग की सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे बुक कीपिंग कर लेना है। यहाँ पे अगर आप कोई एसक्यू मेंटेन कर रहे हो आइटम की तो यहाँ पे आप वो सीरियल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे चूज ए कैटेगरी की किस तरीके का हमने ये कैटेगरी क्रिएट करी है कि क्या है वो जो हम जो भी आइटम है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो ऐसे हमने काफ़ी पहले से ये जो कैटेगरी क्रिएट की हुई है। आप ये कैटेगरी खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज जैसे कि आप कंप्यूटर पार्ट्स बेचते हो तो कंप्यूटर पार्ट्स में यहाँ पे अगर आपने मेंशन किया होता कि ये माउस, तो आप उस केस में यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक नई कैटेगरी बना लेते और उसको लिखते कि कंप्यूटर कंप्यूटर पार्ट्स करके, और वो उसके अंदर आप उसको डाल सकते हैं। तो हमारा बुक कीपिंग है तो बुक कीपिंग से रिलेटेड हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो हम एक बुक कीपिंग से रिलेटेड इसको हम अकाउंटिंग कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाके इसको ऐड न्यू पे जाना है और कैटेगरी को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमने ये अकाउंटिंग सर्विस देते हैं तो उसमें हम इसको डाल लेते हैं बुक कीपिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये क्लास पूछ रहा है कि क्लास किस तरीके से, तो हमने वहाँ पे क्लास ऑन करी थी तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास हमने बना रखी है। अगर कोई आप नई क्लास बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू करके आप उस क्लास को बना सकते हैं। इसमें क्लास का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर आप किसी आइटम को कैटेगराइज करते हैं तो उस कैटेगराइजन वाइज उस आइटम को देखने के लिए आप यहाँ पे एक क्लासेस को बनाते हैं। तो ये जो मोस्टली है ये प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो उस टाइम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपके ये बुक कीपिंग है तो इसमें तो कुछ ऐसा होना पॉसिबल नहीं कि ऑन हैंड कुछ हो। तो इस तरीके से ये आप इसको फिल करके आप इनकम अकाउंट में इसको कहाँ डालना चाहते हैं। तो इनकम अकाउंट में जैसे सेल्स है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम है, तो यहाँ पे हम इसको जो है एक और इनकम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जैसे सर्विस नाम से, क्योंकि ये सर्विस है तो हम इसको सर्विस नाम से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सर्विस हो गया और यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन करके सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इन हैंड क्वांटिटीज की 0 करते हैं।
सेलेक्ट एज इन डाटा फॉर ट्रैक यू क्वांटिटी ऑन हैंड। वहाँ पे है ये एरर। यहाँ पर हमें डेट भी मेंशन करनी है कि ये जीरो क्वांटिटी कब हमारे हाथ में थी, तो ये अक्टूबर 2 की डेट डाल लेते हैं। उसके बाद सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो हमारा जो आइटम है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर डिफरेंट जो आइटम क्रिएट हुए हैं उनमें से एक ये अभी जो बुक कीपिंग का हमने आइटम क्रिएट किया है वो ये वाला है। तो हमने आइटम क्रिएट कर लिया है। अब हम करते हैं किसी कस्टमर को क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो कस्टमर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कस्टमर विंडो पे आ गए, हम इसको न्यू कस्टमर डाल देते हैं। यहाँ पे हम उसकी जो हमें कस्टमर है उसकी डिटेल डालनी है। जैसे कस्टमर का नाम क्या है तो हम इसमें कस्टमर का नाम राजेश डाल देते हैं। राजेश यहाँ पे सिंह डाल देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का नाम क्या है वो डाल सकते हैं। जैसे MM मोटर्स करके अगर कंपनी है तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, ईमेल एड्रेस। तो ये काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता ही चल जाएंगे देखते ही कि किसमें क्या इन्फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी जो बिलिंग एड्रेस डिटेल है वो फिल करनी है कि किस एड्रेस पे उसके आपको बिल करना है इनवॉइस को। उसके बाद यहाँ पे इसको आपको सेव कर लेना है। तो ये हमारा राजेश जो कस्टमर है वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम इनवॉइस पे जाते हैं और एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं राजेश के लिए। क्रिएट इनवॉइस। तो ये इनवॉइस की विंडो आ गई है। यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया है उसको हम ले लेंगे। यहाँ पे राजेश सिंह हमने क्रिएट किया है। आप यहाँ से डायरेक्टली वो कस्टमर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू जो ये ऑप्शन है यहाँ से आप डायरेक्टली भी उसको क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर को। उसके बाद यहाँ पे आप जो कस्टमर ईमेल है उसका ईमेल डाल सकते हैं। और यहाँ पे टर्म क्या है ये देखिए, जो सेटिंग में जो हमने काम किया था उसका बेनिफिट यहाँ पे हमको मिल रहा है। जब हमने सेटिंग जो थी उसमें ड्यू ऑन रिसीट किया हुआ था तो ऑटोमेटिकली जो क्विक बुक्स है उसने ड्यू ऑन रिसीट यहाँ पे ले लिया। अगर वहाँ पे हमने नेट 30 किया होता तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली नेट 30 आ जाता। इनवॉइस की डेट क्या है वो मेंशन कर देनी है। ड्यू डेट जो है इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है कि जब हम इनवॉइस जनरेट करेंगे उसी टाइम ही इस इनवॉइस को पे करना होगा। यहाँ पे हम सर्विस डेट हमने क्या दी है वो मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट में हमने जो बुक कीपिंग का अभी क्रिएट किया हुआ है हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इनकी जो बुक्स मैनेज करी हैं। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पीरियड डाल सकते हैं कि कौन सी पीरियड की आपने, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि हमने सितंबर में मंथ में इनकी बुक कीपिंग करी है तो हमने सितंबर यहाँ पे पीरियड को डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी और रेट आप लिख सकते हो। जैसे हमारा जो रेट है बुक कीपिंग का हम मान लेते हैं कि जो 10,000 है, हम ये बुक कीपिंग का हमने कर लिया है। और यहाँ पे आप क्लास जो है वो डाल सकते हो। ये क्लास किस तरीके से डालते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम विदाउट क्लासेस को एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको सेव एंड सेंड ना करके हमें सेव एंड क्लोज कर लेना है। अगर सेव एंड सेंड करेंगे तो ये जो इनवॉइस है जो अपने आप ही कस्टमर को चले जाएगा, जो हमने एड्रेस ईमेल एड्रेस मेंशन किया है कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करते वक्त। तो यहाँ पे हमने जो अभी इनवॉइस क्रिएट किया है और सेल्स इनवॉइस पे जाके देख लेते हैं कि उसको जो राजेश है उसका जो सेल्स इनवॉइस है वो कहाँ है। तो ये राजेश है, यहाँ से हम उसको देख सकते हैं कि उसका हमने सेल्स इनवॉइस आज ही ड्यू है क्योंकि हमने आज इसको क्रिएट किया और ड्यू ऑन रिसीट है। उसके बाद जो ये रिसीव पेमेंट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ये जो इनवॉइस वो पे नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम उसको चाहें तो हम उसको पे भी कर सकते हैं। इसको हम रिसीव पेमेंट अगर हम यहाँ से इसको करते हैं
तो ये ऑटोमेटिकली उसके बाद पेमेंट की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे कस्टमर का नाम और सारी डिटेल अपने आप आ जाएंगी। आपको यहाँ पे क्या करना है कि बस जो भी इनवॉइस नंबर है उसको ध्यान में रख के अमाउंट देखना है, क्रॉस चेक करना है, और आपको यहाँ पे जो है अपना किस बैंक अकाउंट में ये सबमिट हो रहा है उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो आप ये अगर सिलिकॉन वैली बैंक में इसकी पेमेंट आई है तो वो आप रख सकते हो, और अगर कोई अदर बैंक है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने जो एक्सिस बैंक है आपने देखा था वो ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट में क्रिएट थे। एक्सिस शॉपिंग हमने न्यू अकाउंट हमने क्रिएट किया है, तो अगर ये पेमेंट आपकी नए जो एक्सिस शॉपिंग करके जो बैंक अकाउंट है उसमें आया तो उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद इसको हम सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सेव एंड क्लोज करते ही अब यहाँ पे समरी भी आप देख सकते हैं कि जो राजेश है उसको 10,000 जो है हमने पे कर दिया, और यहाँ पे -10,000 हो गया। जो टोटल बैलेंस है वो अब जो पे करना है वो 0 हो गया। ये पेड भी लिखा रहा है इनवॉइस के ऊपर। तो इस तरीके से जो ये इनवॉइस है वो पे हो गया है। जो अगली है वो है कि हम किस तरीके से एक्सपेंस या फिर कह सकते हैं कि परचेस इनवॉइसेस को पोस्ट करते हैं क्विक बुक्स में। तो हम एक्सपेंस में चले जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने सेल्स में देखा था, तो इसमें भी हमें ओवरव्यू का ऑप्शन मिलता है कि जिसमें हम ओवरव्यू पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का हमारा जो एक्सपेंस है वो जा रहे हैं। यहाँ पे हम न्यू ट्रांजेक्शन क्या है और किस तरीके से है, तो हमारे एक्सपेंस किस तरीके से दिस मंथ वर्सेस लास्ट मंथ क्या चेंजेस है वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस महीने जो एक्सपेंस है वो 0 है क्योंकि हमने कोई एंट्री पोस्ट करी नहीं है एक्सपेंस की, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे जो अदर जो चीज़ आती है वो आती है एक्सपेंस क्या क्या होते हैं और बिल्स क्या होते हैं। तो अगर मान लो कोई भी हमें जो इनवॉइस मिलता है, हम उस इनवॉइस को बुक ना करके डायरेक्टली उसको एक्सपेंस को बुक करके हम उसको पे कर देते हैं, तो वो ये वाली विंडो में आएंगे, एक्सपेंस वाली विंडो में। लेकिन वहीं पर ही अगर हम किसी आइटम को परचेज करके प्रॉपरली अगर हम अपनी बुक्स में मैनेज करते हैं तो वो बिल्स में आएंगे। तो यहाँ पर हम जो है बिल्स में हमें डिफरेंट फीचर मिले हैं। कोई इसमें बता रहा है कोई बिल्स रिव्यू के लिए नहीं है। अनपेड बिल्स देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जो बिल्स हैं अनपेड है। तो ये हमारे अनपेड है। ऑफिस फिटिंग का जो बिल है वो राहुल। तो इस तरीके से अलग अलग जो है हमारे जो बिल्स हैं उसकी हम डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे हमने सेल्स में किया था वैसे ही यहाँ पर भी ये हम जो वेंडर है उसको हम क्रिएट करेंगे पहले, और उसके बाद उसका जो बिल है उसको हम एंटर करेंगे। सपोज करो कि हमें जो है वो टेलीफोन का बिल मिला है, तो हमें वो वोडाफोन कंपनी से टेलीफोन का बिल मिला है। तो हम उसको यहाँ पे न्यू वेंडर में जाएंगे, उसको हम कंपनी का नेम लिखेंगे वोडाफोन। यहाँ पे अगर कोई नाम है जो खुद को कॉन्टेक्ट पर्सन है तो उसका हम नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और अगर एड्रेस हमें पता है तो हम यहाँ पे एड्रेस उसका मेंशन करके पूरी डिटेल भर के उसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करने के बाद हम बिल्स में जाएंगे। बिल्स में जाने के बाद हमें ऐड बिल करना है और क्रिएट बिल पे क्लिक करना है। क्रिएट बिल में करने के बाद यहाँ पे हमारी जो बिल की विंडो है वो खुल जाती है। यहाँ पे हमें जो अभी हमने जो वोडाफोन जो हमने क्रिएट किया है वेंडर उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने वहाँ पे वेंडर क्रिएट नहीं करा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी जो वेंडर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करने के बाद वेंडर ने हमें कितने दिन का समय दिया है उसके इनवॉइस को पे करने के लिए वो हम डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्यू ऑन रिसीट क्या होता है, नेट 15 क्या होता है, नेट 30 क्या होता है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल की डेट क्या है वो आपको मेंशन करनी है। अगर ड्यू ऑन रिसीट है तो यहाँ पे आप ड्यू ऑन रिसीट कर सकते हैं ये, और ये जो ड्यू ऑन रिसीट का मतलब कि जिस दिन जो बिल इशू हुआ उसी दिन का हमने ड्यू डेट मान लिए। तो इसके बाद जो बिल पे जो भी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 2 3 उसका
बिल नंबर है। यहाँ पे अब हमें सेलेक्ट करना है कि क्या कैटेगरी का हमें वो मिला है। तो हमें टेलीफोन एक्सपेंस का हमारा ये है, तो देख लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंस का हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट में है कि नहीं। तो टेलीफोन का हमारे पास ये बना हुआ है पहले से। कौन से पीरियड का टेलीफोन एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे हम इसको मानते हैं कि सितंबर 1 से सितंबर 30, उसके बाद हम इसको मान लेते हैं 2023 का ये एक्सपेंस है। उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट को मेंशन कर लेते हैं कि कितने का हमें जो वो मिला है। और यहाँ पे जाके हम ये कस्टमर, अगर मान लो कोई कस्टमर से रिलेटेड आपको इसको लिंक करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लास अगर सिलेक्ट करनी है तो क्लास सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप क्लास वाइज मेंटेन कर रहे हो। और उसके बाद इसको हम सेव एंड शेड्यूल फॉर पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सेव एंड क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे ये वोडाफोन का इनवॉइस हमारा आ चुका है सेव एंड क्लोज करके, और आज ही ड्यू है। तो इसको अगर आप पे करना है तो आप यहाँ पे इसको मार्क एज पेड कर सकते हो, और यहाँ से इस इनवॉइस को आप इसको पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने पेमेंट रिसीव करते वक्त बैंक का ध्यान रखा था कि क्या बैंक लेना है, यहाँ पर भी आपको बैंक का ध्यान रखना है। तो आप जो एक्सिस बैंक आपने क्रिएट किया है नया वाला, उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक्सिस शॉपिंग हमने यहाँ पे ले लिया है, और उसके बाद ये डिटेल हमने चेक कर लेनी है कि सब सही है कि नहीं। उसके बाद सेव एंड क्लोज कर देना है। तो अब ये जो हमारा इनवॉइस जो था वो पे हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो बिल है उसकी तरह वो शो नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें पेड में जाएंगे तो पेड के अंदर हमें वो जो वोडाफोन का इनवॉइस है वो मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो किस तरीके से क्रिएट होता है बिल और किस तरीके से पे होता है, ये वो प्रोसेस था। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम जो डायरेक्टली एक्सपेंस है उसको बिना बुक किए किस तरीके से हम एंटर करते हैं। तो उसके लिए हम एक्सपेंस में जाएंगे, न्यू ट्रांजेक्शन में जाएंगे, एक्सपेंस, उसके बाद यहाँ पे हम वोडाफोन को ही मान लेते हैं कि हमने इसका बिल बुक करे बिना ही डायरेक्टली इसको पे कर दिया। कौन सा बैंक से पे किया है वो हमने लिख दिया है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि क्या चीज के लिए उसको पे किया है। टेलीफोन, यहाँ पे हमने टेलीफोन एक्सपेंस मेंशन कर दिया, यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम जो कस्टमर है वो, अगर हम किसी कस्टमर से रिलेटेड ये दिखाना चाहते हैं, कस्टमर वाइज इस एक्सपेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज इसको सेव एंड क्लोज कर लेना है। तो ये जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे बुक हो चुका है, जो हमने भी एक्सपेंस को डाला है। तो इस तरीके से इसको क्विक बुक्स में एंटर करते हैं। जो नेक्स्ट चीज है वो है कि किस तरीके से क्विक बुक्स में जेवी को पोस्ट करते हैं। जेवी जो होती है काफी इम्पोर्टेंट होती है अकाउंटिंग में, क्योंकि जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो हमें सारे फीचर नहीं देता किसी भी एंट्री को पोस्ट करने के लिए। सपोज करो जैसे कि आपने कोई जो इंश्योरेंस है वो एडवांस पे कर दिया है, तो उसको क्विक बुक्स में पोस्ट करना बहुत मुश्किल या फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो उसको हम जेवी की हेल्प से डायरेक्टली हम अपनी बुक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से हम जेवी पोस्ट कर सकते हैं। तो जेवी पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ से जो जेवी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जेवी का जो ऑप्शन है वो है ये वाला जनरल एंट्री। अदर्स के अंदर जो जेवी है वो अवेलेबल है जनरल एंट्री। तो यहाँ हम जनरल एंट्री नंबर ऑटोमेटिकली आ गया क्या है। यहाँ पे हमें अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि क्या हमें अकाउंट डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पे जैसे हम प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से यहाँ पे कोई अकाउंट है कि नहीं।
तो कोई अकाउंट है नहीं, तो हम यहाँ पे एक प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट बना लेते हैं और प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट को बना के उसको अपने बैंक से पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसके अकाउंट को हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद प्रीपेड जो इंश्योरेंस है वो किस तरीके का, किस टाइप का अकाउंट होता है, तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे लिए एसेट होता है, तो यहाँ पे हम इसको करंट एसेट या फिर अदर एसेट इसको मान लेते हैं। उसके बाद जो डिटेल टाइप है ये किस तरीके का है, तो इसको अभी जो लीज लाइसेंस, तो इसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट इसको रख लेते हैं। यहाँ पे अगर नंबर देना चाहें तो नंबर दे सकते हैं और उसके बाद इसका बैलेंस जो है हम यहाँ पे इसको 0 मानते हैं और सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से ये बता रहे हैं ऑलरेडी यूजिंग द नेम। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से पहले से अकाउंट है, इसका मतलब हमने सही से नहीं देखा है, तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस अदर करंट एसेट के अंदर, तो पहले से क्रिएट था। यहाँ पे हमें जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको हमें डेबिट करना है और जो हमारा बैंक है उसको क्रेडिट करना है। तो बैंक जो हमारे जिस बैंक से हमने दिया हुआ है उसको हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उस बैंक का नाम सिलिकॉन वैली बैंक है। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन डाल देनी है कि कौन से मंथ के लिए प्रीपेड है, तो हम इसको मान लेते हैं कि हमने ये जनवरी 2024 के लिए हमने ये एडवांस पे किया है, जनवरी टू दिसंबर 2024 को। इस तरीके से ये प्रीपेड इंश्योरेंस है उसकी एंट्री को हम पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अब हम कर लेंगे सेव एंड क्लोज। तो हमने ये एंट्री को पोस्ट कर लिया है प्रीपेड इंश्योरेंस की। अब हम इसको जो है बैलेंस शीट में देखते हैं कि हमारा जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम यहाँ से बैलेंस शीट में चले जाएंगे। यहाँ ऊपर से भी हम बैलेंस शीट में जा सकते हैं, रिपोर्ट से भी जा सकते हैं और यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। तो हम बैलेंस शीट खोल लेते हैं। बैलेंस शीट ये आ गई, बैलेंस शीट समरी देख लेते हैं। जो बैलेंस शीट समरी है उसमें हम जो पीरियड है 2024 का ले लेते हैं, क्योंकि 2024 में हमने वो एंट्री करी है। इसको हम ऐसे ही इसको लेके इसको रन रिपोर्ट करते हैं। जो एंड डेट है बिफोर द स्टार्ट डेट 6/2025 से गलत हो गया है, इसको 2024 करना है। उसके बाद हम इसको रन कर लेते हैं रिपोर्ट को। तो ये हमारा खुल गया 2024 का बैलेंस शीट। इसमें हम जो अदर करंट एसेट है उसमें चले जाते हैं। तो ये जो एडवांस रेंट है ये 45,000 है। उसके बाद जो हमारा जिससे लेना देना है वो है रेंट। इसको हम बैलेंस शीट डिटेल में देखते हैं, तो वहां से हमें बाहर से ही दिख जाएगा जो हमने एंट्री पोस्ट करी है। बैलेंस शीट डिटेल, यहाँ पे हम जो प्रीपेड इंश्योरेंस है हमें उसे सर्च कर लेते हैं। तो ये हमने अभी जो एंट्री पोस्ट करी थी अक्टूबर 2 में जनवरी से दिसंबर 2024 के लिए, ये वही एंट्री है और 1000 से ये एंट्री पोस्ट हो गई है। और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है अंडर है एसेट के ये एसेट के अंडर है। तो जहाँ पे हमने इसको चाहिए था वहीं पर ही है ये प्रीपेड इंश्योरेंस बिगिनिंग बैलेंस टोटल
अकाउंट रिसीवेबल, डिपॉजिट, महेश। तो ये सब अकाउंट जो बने हुए हैं ये बने हैं हमारे एसेट के अंदर, तो एसेट के अंदर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एंट्री है ये पोस्ट हो रखी है। तो इस तरीके से हम जो जेवी है क्विक बुक्स में पोस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो क्विक बुक्स है उसमें हम रिकंसिलिएशन करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, या फिर कोई भी आपको अगर कैश अकाउंट रिकंसिलिएशन करना है तो किस तरीके से करना है। उसके लिए सबसे पहले अकाउंटिंग में जाना है। यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट से भी जा सकते हैं और डायरेक्टली आप रिकंसाइल पे भी जाके आप रिकंसिलिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू हम कोशिश करते हैं रिकंसिलिएशन विंडो पर जाने की। तो ये हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट है, इसमें ऊपर ही यहाँ पे ऑप्शन है रिकंसाइल का, तो यहाँ से आप रिकंसिलिएशन में जा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बैंक के अंदर जितने भी अकाउंट बनाए हैं वो इस एरो पे क्लिक करते ही शो होने लग जाएंगे कि आप किस अकाउंट को आप जो है रिकंसाइल करना चाहिए। ये सारे अकाउंट इसमें हम जो एक्सिस बैंक है उससे रिकंसाइल करते हैं। तो लास्ट जो रिकंसाइल हुआ है मई 31 2023 में रिकंसाइल हुआ है। तो अगर अकाउंटिंग वाइज दे देखें, अगर ये मई में रिकंसाइल हुआ लास्ट, तो अगर हम मंथली रिकंसिलेशन करते हैं तो ये जून में जून 30 में इसको रिकंसाइल होना चाहिए। और जो कि हम इसको अभी तक की रिकंसाइल अगर करना चाहते हैं, अभी जो अक्टूबर चल रहा है, तो हम यहाँ पे इसको जो एंडिंग बैलेंस है अक्टूबर का हम मान लेते हैं कि जो 5000 है हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस आ रहा है। इसके बाद यहाँ हम इसको एंड डेट लिख लेंगे। अगर कोई सर्विस चार्ज है तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और ये आप वैसे डायरेक्टली भी पोस्ट कर सकते हो, जेबी के थ्रू भी इसको पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट रिकंसिलिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे बैंक की। इसमें टोटल जो है 3 ट्रांजेक्शन हमारे बैंक में शो कर रहा है। इसमें से एक जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे बैंक में जमा होने की और पेमेंट करने की ये ट्रांजेक्शन है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइम पे 98,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जब मैच हो तो ये डिफरेंस हमेशा हमें याद रखना है कि ये डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होता तो इसका मतलब कि हमने कोई ना कोई जो ट्रांजेक्शन है बुक में रिकंसाइल नहीं करी है, या फिर कोई हमने एंट्री उसको हमने नहीं किया है। तो इस तरीके से जो हमने एंडिंग बैलेंस 5000 मानना है और क्लियर बैलेंस यहाँ पे 1,03,408 है, और बिगनिंग बैलेंस यही है, जो क्लियर बैलेंस है वही बिगनिंग बैलेंस है। और 1,3 में से जब 5 लेस हुए तो 98,000 ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये ट्रांजेक्शन को जब हम टिक करेंगे तो क्योंकि हमने ये जो बैलेंस है एंडिंग बैलेंस हमने एज्यूम किया है, तो इसलिए ये बैलेंस अगर हम इन सारी एंट्रीज को टिक कर लें तो भी ये 0 नहीं होगा। तो इस केस में जो डिफरेंस आ रहा है 57,408 रुपये का ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो क्लियर बैलेंस हो गया 62,000, बिगनिंग 31, 51,000 की पेमेंट, डिपॉजिट 10,000, डिफरेंस हो गया 57,408।
अगर हमारा जो बैलेंस है, अगर हम इसको 62,408 कर दें तो जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस जो जीरो हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि जो हमारा जो बैंक में बैलेंस है वो 62,408 है, तो इस रिकनसाइल को कंप्लीट करने के लिए हम जो बैलेंस है उसको 62,408 मान के इसको रिकनसाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, इसका मतलब कि हमारा जो बुक्स है और बैंक है दोनों आपस में मैच हो गए हैं। इसको यहाँ से मैं रिकनसाइल करके अब इसको हम यहाँ पे फिनिश नाउ पे टिक कर लेते हैं। इस तरीके से जो रिकन्सिलिएशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है उन रिपोर्ट्स को क्विक बुक्स में देखा जाता है और कितने तरीके से हम जो रिपोर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं क्विक बुक्स में। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इसमें डिटेल में जो जो इनवॉइसेस एंटर हुए हैं, एक मिनट, हाँ, जो जो इनवॉइसेस इनकम में एंटर हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस आएंगे नीचे, जैसे यहाँ पे इनवॉइस है, यहाँ पे ये अब यहाँ पे एक्सपेंसेस आने स्टार्ट हो गए एडवर्टाइजमेंट में। तो ये काफी जो है अच्छा फीचर है कि डिटेल में आप डिटेल से ही देख सकते हो कि पर्टिकुलर कौन कौन सी डेट में आपने कितना कितना जो इनवॉइस है उसको पे किया है, किस किस से आपको इनवॉइस मिला है। तो उस तरीके से यहाँ पे जैसे नेम लिखा हुआ है तो उसमें आप नेम से आप पता लगा सकते हो कि किससे आपको ये जो इनवॉइस मिला है। तो ये काफी अच्छी रिपोर्टिंग में काफी अच्छा रहता है और काफी अच्छा किसी भी कंपनी के अकाउंट्स मैनेजर को या किसी कंपनी के मालिक को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आप पीरियड चेंज करोगे तो उस पीरियड के अकॉर्डिंग नीचे प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहें तो अक्टूबर से अभी तक ना लेके इसको हम चेंज करके इसको अगस्त तक का भी कर सकते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ये अगस्त का ही हमें यहाँ पे रिपोर्ट शो करेगा। यहाँ पे अब आप देखोगे कि जो अगस्त तक ही यहाँ पे इनवॉइसेस को दिखा रहा है, अगस्त के ही एक्सपेंसेस को दिखा रहा है, उसके आगे के एक्सपेंसेस को नहीं दिखा रहा है। और बुक्स का जो सबसे जो अच्छा फीचर है वो ये है कि एक जो यहाँ पे आप वीक वाइज मंथ वाइज तो हर तरीके से आपको डिफरेंट आपको यहाँ पे डेट भी डालने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी जो कस्टमाइज आपको ऐसे ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस आपको देता है कि जो है अपने आप यूज कर सकते हो और काफी मतलब अपना जो एनालाइज कर सकते हो बुक्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन और भी अवेलेबल है। अगर आप और कस्टमाइजेशन चाहते हो, इस तरह की कस्टमाइजेशन चाहते हो, किसी पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसके नेम से अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो ये वो भी कर सकते हो यहाँ पे आप क्विक बुक्स में। तो ये काफी अच्छा फीचर है क्विक बुक्स का, तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसी तरीके से बैलेंस शीट में भी है, बैलेंस शीट में भी आप डिफरेंट जो इसमें फीचर दिए हुए हैं उनको यूज कर सकते हो। बैलेंस शीट डिटेल में जाएंगे और पूरा ये हमें डिटेल में बता देगा कि किस हेड के अंदर कौन कौन से
जो अकाउंट क्रिएटेड है और उसमें कितना कितना अमाउंट गया है। जैसे बैंक है तो यहाँ पे इसमें एक्सेस शॉपिंग है, इसमें 2 ट्रांजेक्शन हुई है जो हमने आपको दिखाया था, 2 ट्रांजेक्शन हमने किए तो वो ये यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ से आप इसका पीरियड भी चेंज कर सकते हो, क्या आपको दिस मंथ टू डेट चाहिए या फिर इस क्वार्टर की चाहिए या लास्ट वीक की चाहिए। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन इसमें अवेलेबल है तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्विक बुक्स का पूरा ओवरव्यू था कि किस तरीके से क्विक बुक्स में काम होता है। ये जो अभी हम चला रहे हैं क्विक बुक्स, ये एक जो है क्विक बुक्स का सर्टिफाइड यूजर वाला है जिसमें हम जो अपने क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं। और आप चाहो तो हम इसका एक्सेस आपको भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद आप उस सब्सक्राइब करने के बाद उस स्क्रीनशॉट को हमको भेज सकते हैं। तो उसमें जो 10 जो टॉप जो भी हमारे कमेंट करने वाले या फिर जो भी हमें ईमेल करने वाले होंगे उनको हम क्विक बुक्स का एक्सेस दे देंगे।